नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जनवरी माह समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में ना ही बरसात हुई और ना ही बर्फबारी, जिसके चलते हल्द्वानी की गौला नदी समेत जिले की अन्य नदियों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है और आने वाले ग्रीष्मकालीन सीजन में पानी की किल्लत से हल्द्वानी शहर को जूझना पड़ सकता है। अगर हल्द्वानी शहर की बात की जाए तो यहाँ शहर की आबादी को प्रतिदिन 32 MLD जो पानी है इसकी जरूरत है और जिसको जल संस्थान गौला नदी और ट्यूबवेल से पेयजल आपूर्ति करता है। वहीं गौला नदी के घटते जल स्तर पर जिला प्रशासन भी अपनी नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी सवेन बंसल का कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बर्फबारी और बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन अभी भी बर्फबारी और बरसात का सीजन खत्म नहीं हुआ है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बर्फबारी और बारिश होगी, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ेगा। नैनीताल शहर और हल्द्वानी शहर के पेयजल के लिए प्रशासन उपाय करने में जुटा हुआ है और हल्द्वानी शहर आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो ऐसे में पानी के ट्यूबवेल ठीक किए जाएंगे और अधिक संख्या में टैंकरों की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। अभी हमारा क्योंकि स्नोफॉल सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है, ये अवश्य है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारी प्रेसिपिटेशन कम रही है, चाहे स्नोफॉल के रूप में चाहे रेनफॉल के रूप में। हमारा लेक लेवल्स जो रैशनिंग भी हम कर रहे हैं उसके बावजूद भी जो लेक लेवल्स अगर हम कंपेयर करें सेम मंथ्स का प्रीवियस ईयर में, मतलब मीन्स आज जनवरी चल रहा है, तो जनवरी 2020 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे लेक लेवल्स कुछ हद तक डाउन हैं। लेकिन सर उसका असर वाटर सप्लाई पे पड़ सकता है आने वाले दिनों। लेकिन नैनीताल टाउन में तो हम रैशनिंग को थोड़ा सा और मैनूवर करेंगे, जिससे हमारे आगामी समर सीजन में इसका प्रभाव ना पड़े और जैसे जो पॉसिटी होती है पानी की वो ना हो। गौला में जो हमारी सप्लाई आ रही है कैचमेंट एरिया से, उसमें हमें गौला में भी हो सकता है कि आगामी समर सीजन में रैशनिंग की ज़रूरत पड़े और टैंकर्स हमें अतिरिक्त रूप से लगाने पड़े, ट्यूबवेल्स को हमको टैप करना पड़े। अंडर 22 पैरालंपिक व्हीलचेयर बास्केटबॉल में इंडियन जो टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी पैरालंपिक खिलाड़ी साक्षी चौहान अब अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल सकेंगी और 12 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में उनका एक पैर यहां पर चला गया था, वो अपना पैर गंवा चुकी हैं। साक्षी बचपन से ही भारतीय बास्केटबॉल टीम से खेलना चाहती थी। साक्षी ने विषम परिस्थितियों में भी अपना सपना साकार करने की ठानी है और एक कार्यक्रम के दौरान मसूरी विधायक जो कि गणेश जोशी हैं, उन्होंने साक्षी को स्पोर्ट्स व्हीलचेयर प्रदान की। विधायक जोशी ने कहा कि मेरा प्रयास रहता है कि साक्षी जैसे प्रतिभावान बच्चे दिव्यांगता की वजह से पीछे ना रहें और मुझे पता चला कि साक्षी राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रही है और अत्याधुनिक जो प्राथेस्टिक स्पोर्ट्स है व्हीलचेयर की कमी के कारण उसकी तैयारियां विश्व स्तर की नहीं हो पा रही हैं और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला एवं भोले महाराज के सहयोग से आज साक्षी को तकरीबन 3,30,000 की कीमत वाली स्पोर्ट्स व्हीलचेयर उपलब्ध हो पाई है। वहीं साक्षी ने विधायक गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन का आभार जताया। आज एक होनहार बच्ची जो कि विकलांग है, बहुत अच्छी प्लेयर है बास्केटबॉल की, और इसको तो स्पोर्ट्स के लिए जो चेयर है उसकी व्हील चेयर की आवश्यकता थी। नेहा के माध्यम से इससे संपर्क हुआ और आज क्योंकि इस बड़ी कॉस्टली चेयर है, इसकी कॉस्ट 3.5 लाख करीब है। जो मंगला माता जी के आशीर्वाद से उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता है। चाहे कोरोना की बात हो, मंगला माता जी ने 5,000 से अधिक राशन की किट हमारे को दी, 2 एम्बुलेंस अभी हमारे को दिए हैं और आज ये इतना बड़ा पावन कार्य 3.5 लाख की ये जो स्पोर्ट्स चेयर है, स्पोर्ट्स व्हील चेयर, परम पूज्य मंगला माता जी और भोले जी के आशीर्वाद से हमें मिली है, जिसको हमने आज इस बच्ची को दिया है। मैं इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे एक नया व्हीलचेयर मिला है आरजीबी का। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी नेहा दी को, गणेश जोशी जी सर को और माता मंगला जी को। उन्होंने मुझे हेल्प किया है और आज मेरा व्हीलचेयर आया है। आई एम श्योर कि मैं आगे बहुत अच्छा खेलूँगी और नेशनल और इंटरनेशनल रिप्रेजेंट। तो लक्सर वासियों को आखिरकार रोडवेज बस अड्डे की सौगात मिल गई है और शासन ने बस अड्डे के निर्माण के लिए 2 करोड़ से भी ज्यादा राशि जारी कर दी है और इसके साथ ही लक्सर विधायक संजय गुप्ता और नगर पालिका चेयरमैन
अम्बरीश गर्ग ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड के निर्माण कार्य की नींव रखी। इस मौके पर विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर लक्सर में बस अड्डे की स्थापना की और स्वीकृति दे दी थी और जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना से करीब 200 गांव को लाभ मिलेगा। इस मौके पर मौजूदा ग्रामीण निर्माण विभाग के एई माया चौहान ने बताया कि बस अड्डे के निर्माण के लिए 2 करोड़ 23 लाख का बजट है और इस निर्माण कार्य को 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। इसमें ऐसा है कि देखो सर्वविदित है कि जो प्रवासी बाहर से आए थे उनको रोडवेज वालों ने भी इनको अपने पहाड़ों में पहुंचाया और हमारी सिटी बसों ने भी पहाड़ तक पहुंचाया था, जबकि हमारी बसें चंपावत गैर शहर तक भी गई हैं। हमारा ये कहने का है कि आपने रोडवेज को सम्मान दिया है, चलो ये स्वागत योग्य कि सरकार ने रोडवेज की तरफ ध्यान दिया, लेकिन हम प्राइवेट ऑपरेटर को भी हमने 3 मई से और सितंबर तक लगातार सेवा दी है, जबकि जून में तो रोडवेज ने प्रवासियों को भेज के अपनी इतिश्री कर ली थी। लेकिन उसके बावजूद जब रेलों का संचालन हुआ तो उसमें जो भी यात्री आए या यहाँ के निवासी आए उनको भी जो क्वारंटाइन सेंटर में जो सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था उनको छोड़ा गया और रात को भी हमारी बसों द्वारा इस तरह का जो है कार्य किया गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम जब इस तरह की कोई आपदा आती है या कुछ इस तरह का कोई कार्य होता है, जबकि सिटी बस के जो मोटर मालिक हैं, चाहे ड्राइवर चालक है, परिचालक है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको सम्मान दिया जाना चाहिए था। चाहे आप झांकी ना निकालते, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेज से भी अगर हम लोगों को अगर सम्मान से कह देते कि भाई इनके द्वारा भी ये कार्य अच्छा किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते। तो मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र पवार ने युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनने पर गुरजीत सिंह लाड़ी को बधाई दी है। इस दौरान धीरेन्द्र पवार ने कहा कि युवाओं को जिम्मेदारी दिए जाने से पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत होगी और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में युवाओं का अहम रोल रहेगा। उन्होंने नई कार्यकारिणी पर भरोसा जताते हुए कहा कि युवा नए जोश के साथ सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। कोरोना काल के चलते उत्तराखंड के पर्यटन पर काफी असर पड़ा है, जिससे गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम अब नई पहल शुरू करने जा रहा है। और गढ़वाल मंडल के एमडी आशीष चौहान ने बताया कि GMVN अभी 2 बसे हुए देहरादून में यहाँ पर बसें जो हैं वो लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बेडरूम, सोफा, टेबल और फोन वाईफाई की सुविधा दी गई, जो पर्यटकों को काफी लुभाएगी और आगे चलकर जो GMVN की पुरानी गाड़ियां हैं उनको भी ऐसा ही बनाया जाएगा, जिससे आय भी बढ़ेगी और साथ ही यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि टूरिस्ट को नए अट्रैक्शंस दें, तो उसमें बसेस के ही इशू पे हम लोगों ने एक सिटी राइड को प्लान किया है, जिसमें एक ओपन विदाउट रूफ हमारी एक बस होगी। तो उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर हमें परमिशंस मिलेंगी तो उस बस को हम अप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमारे 2 मोटर होम्स प्रिपेयर्ड हैं या उन्हें बनाया जा चुका है, तो जल्दी हम ऑनलाइन टिकटिंग और उस सब के लिए रखेंगे। उसके रूट्स एंड उन चीज़ों को भी फाइनलाइज किया जाएगा कि डेस्टिनेशंस क्या रखी जाएंगी, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टूरिस्ट सीजन में इसको ये दोनों अट्रैक्शंस हमारे काम आएंगे। थर्ड, हमने एम्बेसडर कार्स के पार्ट्स को लेकर एक रेस्टोरेंट हम धनौल्टी में बना रहे हैं, तो वो जो हमारी निष्प्रयोज्य या ऐसी गाड़ियाँ जो लंबे समय से पड़ी हुई हैं, उन गाड़ियों को हम लोग उन्हीं को रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, उनके पार्ट्स को और एम्बेसडर की पूरी जर्नी को बताएंगे किस तरीके से इस व्हीकल में, तो वो एक अच्छा अट्रैक्शन धनौल्टी में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। हाँ, इसके चार्जेस और रूट्स सारी चीज़ों को भी हम लोग फाइनलाइज करेंगे। अभी गाड़ियाँ जब तैयार हुई हैं, फर्दर हम लोग अगले कुछ समय में उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल माना जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते जिस तरीके से कोरोना काल चला था, काफ़ी समय पर्यटक स्थल बंद रहे हैं, तो जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटक विभाग है गढ़वाल मंडल विकास निगम, उसको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर उत्तराखंड में हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम नई पहल यहाँ पर कर रहा है कि अभी हाल ही में 2 बसें उत्तराखंड में उन्होंने उतारी हैं कि जो
पर्यटक हनीमून पैकेज के नाम से जानी जाएंगी और पर्यटक स्थलों तक वो पर्यटकों को घुमाएंगी। काफ़ी सुविधाएं उसमें दी गई हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की सुविधाएं इन बसों में दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये बसें दो बनाई गई हैं जिनमें ब्लैक कलर किया गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का बोर्ड इसमें साफ तौर पर लगाया गया है कि ये बसें गढ़वाल मंडल विकास निगम की होगी। आप देख सकते हैं कि ये बस जो बनाई गई है इसमें तमाम सुविधाएं इसमें दी गई हैं कि एक बेड इसमें दिया गया है कि जिसमें आदमी आराम से सो भी सकता है, 2 व्यक्ति आराम से सो सकते हैं। साथ ही इसमें एक सोफे की भी सुविधा इसमें दी गई है। एसी इसमें लगाई गई है कि जिस तरीके से गर्मियों में एसी की आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ना कहीं उससे निजात पाने के लिए एसी का इसमें लगाई गई है। और साथ ही ये इसमें एक माइक्रोवेव भी दिया गया है और साथ ही इसमें एक फ्रिज, छोटा फ्रिज जिसमें पानी की बोतल या फिर कुछ भी खाने पीने का सामान रख सकते हैं। साथ ही इसमें एक बाथरूम भी दिया गया है जो बाथरूम काफ़ी अच्छा ही मॉडिफाई बाथरूम इसमें बनाया गया है। तमाम सुविधाएं इसमें हैं। साथ ही एक टीवी भी इसमें दी गई है कि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए तमाम सुविधाएं इस बस में दी गई हैं कि बाथरूम मॉडिफाई इसमें बनाया गया है। तमाम LED इसमें लगाई गई है कि जिस तरीके से पर्यटक इसमें सफ़र करेंगे तो कहीं उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तमाम चार्जिंग के स्विच इसमें दिए गए हैं कि जो चार्जिंग मोबाइल चार्ज इसमें आप कर सकते हैं। तमाम सोफे इसमें लगाए गए हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कि टेलीफोन की सुविधा भी इसके अंदर दी गई है कि एक टेलीफोन जो लगाया गया है वो भी इसमें लगाया गया है। सोफे इसमें बनाए गए हैं, बेड इसमें बनाए गए हैं। तमाम अच्छी सुविधाएं पर्यटकों के लुभाने के लिए इसमें दी गई हैं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। के एक तालाब में अचानक एक जल मुर्गी और अनेक मछलियों के मारे जाने की वजह से हड़कंप मच गया। तालाब पट्टा स्वामी द्वारा सूचना दिए जाने पर SDM ने मामले का संज्ञान लिया और मत्स्य विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर आकर मृत मछलियों के सैंपल लिए हैं। मछलियों की मौत की बाबत तालाब पट्टा स्वामी का कहना है कि तालाब में गंदे पानी की निकासी हो जाने की वजह से मछलियों की मौत हुई है। और इस पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो से लक्सर संवाददाता जसवीर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर क्या कुछ वहां पर हुआ। उत्तराखंड में ही बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लक्सर क्षेत्र के एक तालाब में एक जलमुर्गी और मछलियों के मरने से हड़कंप मच गया और मत्स्य विभाग ने मौके पर आकर के मछलियों का सैंपल लिया है। साथ में वन विभाग भी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गया है। हम आपको दिखा सकते हैं, हम जीरो ग्राउंड पर, ये वही तालाब है जिसमें मछलियाँ मरी और एक जलमुर्गी की मौत हुई थी। हालांकि अभी तक जो तालाब का पट्टेधारक है उससे बात हुई है तो उसका साफ तौर पर कहना है कि तालाब में नगर की नालियों से गंदा पानी आया था जिसकी वजह से जो मछलियाँ उनकी मौत हुई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जलमुर्गी की मौत का कारण क्या है। यदि मछली गंदे पानी से मरी है तो फिर जलमुर्गी किस वजह से मरी है, ये भी एक सवाल है। और दूसरी बात यह है कि यदि इस तरह से इतनी तादाद में मछलियाँ मर रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं खतरे का इस संकेत भी है। और इनकी सैंपलिंग के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब प्रशासन का कहना है कि तालाब की निगरानी की जा रही है और साथ में जो सैंपल के लिए जो सैंपल भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य तालाबों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जसवीर सिंह, JK 24/7 न्यूज़, लक्सर। तो सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। विजयवर्धन डंडरियाल का आरोप है कि उत्तराखंड शासन द्वारा 72वें गणतंत्र दिवस के परेड ग्राउंड में जिस प्रकार से उत्तराखंड परिवहन निगम की बस की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक बसों द्वारा पहुंचाना बताया गया था। उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर जो देहरादून में सिटी बसों के रूप में अपनी बसों को संचालित करते हैं, उन्होंने भी लॉकडाउन में अपनी बसों द्वारा पहाड़ों में हजारों प्रवासियों को पहुंचाने का काम किया है, लेकिन सरकार ने उन्हें सम्मान देने तो दूर उनका नाम तक नहीं लिया, जिससे सिटी बसों के मालिकों और चालकों में भारी रोष है। ये झांकी हमारे सामने, इसमें ऐसा है कि देखो सर्वविदित है कि जो प्रवासी बाहर से आए थे उनको रोडवेज वालों ने भी इनको अपने पहाड़ों में पहुंचाया और हमारी सिटी बसों ने भी पहाड़ तक पहुंचाया था, जबकि हमारी बसें चंपावत गैरसैंण तक भी गई हैं। हमारा ये कहने का है कि आपने रोडवेज को सम्मान दिया है, चलो ये स्वागत योग्य कि सरकार ने रोडवेज की तरफ ध्यान दिया, लेकिन हम प्राइवेट ऑपरेटर को भी हम 3 मई से
और सितंबर तक लगातार सेवा दी है, जबकि जून में तो रोडवेज ने प्रवासियों को भेज के अपनी तीसरी कर ली थी। लेकिन उसके बावजूद जब रेलों का संचालन हुआ तो उसमें जो भी यात्री आए या यहाँ के निवासी आए, उनको भी जो क्वारंटाइन सेंटर में जो सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था उनको छोड़ा गया, और रात को भी हमारी बसों द्वारा इस तरह का जो है कार्य किया गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम जब इस तरह की कोई आपदा आती है या कुछ इस तरह का कोई कार्य होता है, जबकि सिटी बस के जो मोटर मालिक हैं, चाहे ड्राइवर चालक है, परिचालक है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको सम्मान दिया जाना चाहिए था। चाहे आप झांकी ना निकालते, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेज से भी अगर हम लोगों को अगर सम्मान से कह देते कि भाई इनके द्वारा भी ये कार्य अच्छा किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते। तो हल्द्वानी के भनपुरपुरा क्षेत्र में सफाई सेवक की पिटाई मामले को लेकर नगर निगम ने सफाई सेवकों के द्वारा यहां पर देखा गया कि प्रदर्शन वो करते हुए नजर आए और आरोपियों पर जल्द गिरफ्तारी करने की भी मांग की गई। तो प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सफाई कर्मचारी नेता योगेश राजौर ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है। और आपको ये भी बताएं कि 25 जनवरी को भनपुरपुरा क्षेत्र में सफाई कर्मचारी राजेश को 3 लोगों ने बुरी तरह से पीटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद से ही सफाई कर्मचारियों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा गया है। शासन और नगर निगम इनको बताना चाहते हैं कि अगर जिस राजेश सफाई कर्मचारी को पीटा गया है, बेइंतहा पीटा गया, उसके विरुद्ध उसने डर के मारे तहरीर दे दी, उसके बाद उसकी दूसरी तहरीर दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए, वो कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि एसओ जो है वो खुद मोमडन है और मारने वाले व्यक्ति भी मोमडन है। उस बार बार विनम्र निवेदन करने पर भी उस तहरीर पर कार्रवाई नहीं करी गई। तो हम पूरा वाल्मीकि समाज उसका अवहेलना करता है और प्रशासन को याद दिलाना चाहते हैं कि हम कल से काम बंद स्ट्राइक करेंगे। अगर उसके ऊपर जो धाराएं हैं, SC एस्ट है और सरकारी कार्य में बाधा है, ये नहीं लगाई गई तो हमारा पूरा वाल्मीकि समाज कार्य बहिष्कार पता नहीं जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते अनिश्चितकालीन के लिए गिरफ्तार करते हैं। आज शाम पूरे वाल्मीकि समाज में रोष है। एक घटना नहीं है ये और ना ही आखिरी है ये आए दिन कम पीटते हैं। और केवल एक चीज़ आपके चलिए, तो दिनेशपुर में कृषि कानून के विरोध में महिलाओं ने रैली निकाली है और ये रैली दिनेशपुर गुरुद्वारा साहिब कोर से शुरू होकर नगर के विभिन्न स्थानों से परिक्रमा करते हुए दिनेशपुर चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान किसानों के परिवारों ने कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की और रैली में शामिल महिलाओं ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। तो हम यहाँ आते ही नहीं है। इस हम ये लॉ गलत है तभी आज हम सड़कों पे आए हैं। अगर ये सही होता तो कोई भी ये सही होता सब खुश होते, सब डांस करते होते। इसका मतलब अगर ये ठीक नहीं है तभी तो हम इस सड़कों में आए हैं और हम ये चाहते हैं ये बिल वापस ले मोदी जी। विरोध करें, जैसे हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इतनी ठंड में मजदूर भी हैं, सभी अपने परिवार लेके बैठे हैं। जो भी मोदी सरकार ने काले कानून बनाए उसे वापस लेने के लिए बैठे हुए हैं कि वो जैसे हम खेती करना चाहते हैं, कुछ भी है हमारा वैसे हम करना चाहते हैं। तो रुड़की के तेलीवाला गांव स्थित एक इस्लामिक स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल हैं और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष बहरोज आलम ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों अतिथियों ने ध्वजारोहण किया और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के विभिन्न जो प्रस्तुतियां थी उन्हें भी यहां पर निहारा गया। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था। क्योंकि आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन तब भी हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून ही लागू होते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। उसी दिन हमारा देश पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। ये खुशी का दिन है।
बंगाल भाजपा के शहीद कार्यकर्ताओं की स्मृति में भाजपा युवा मोर्चा ने डोईवाला विधानसभा के अठूरवाला में ब्लड कैंप का आयोजन किया और इस दौरान युवा मोर्चा की मंडल अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि शिविर में बढ़ चढ़कर युवाओं ने प्रतिभाग यहां पर किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से हम किसी को नई जिंदगी देने का काम करते हैं। उन्होंने आगे भी इसी तरह से युवाओं से स्वेच्छा से ही रक्तदान करने की अपील की। द्वारा रक्तदान का शिविर लगाया है। ये बंगाल के जो हमारे कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया और सैकड़ों युवा यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करने आए हैं और पूरा जोश से आप सभी युवा अपना यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। क्या रक्तदान करते रहे? जी, सभी युवाओं को यही हम कहना चाहेंगे कि आज आप जो ब्लड कैंप में आप आपका धन्यवाद और प्रेरणा लेके जाएं यहाँ पर कि हाँ भाई आप कि इस देश सेवा में आप पर आगे बढ़ें। तो लक्सर के मलकापुर गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का भी लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने एसडीएम शैलेंद्र नेगी की मौजूदगी में शुभारंभ किया। पहले चरण में मलकपुर, फतेहपुर चमार और फतेहपुर जुनार और पंचीवली 4 गांव के 132 ग्रामीणों को जो स्वामित्व योजना है इसका लाभ दिया गया। वहीं सभी लाभार्थियों को विधायक और एसडीएम ने उनके आवासों की भूमि के अधिकार के दस्तावेज भी मुहैया कराए और विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत अब तमाम ग्रामीण अपनी भूमि से कानून के रूप में ही जो काम है वो करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो कानून इस वक्त बनाया गया है भूमि के कानून रूप में ही स्वामी उन्हें बनाया गया। इससे ग्रामीणों की चहुमुखी विकास जो है वो देखी जा सकती है क्योंकि विकास अब चौतरफा हो सकता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7।